सोचिए एक ऐसी जमीन जिसके नीचे मतलब अरबों का खजाना दबा हो, सोना, तांबा, गैस, सब कुछ, और उसी जमीन के ऊपर रहने वाले लोग वो गरीबी और डर में जी रहे हैं। ये बलूचिस्तान की कहानी है, एक ऐसी पहेली जो पिछले 75 सालों से सुलझी ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ एक जमीनी विवाद नहीं है, ये पहचान की, टूटे हुए वादों की और संसाधनों पर हक की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। और जब भी लगता है कि शायद हालात कुछ सुधरेंगे, कुछ ऐसा हो जाता है जो पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देता है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जो स्रोत हमारे पास हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संघर्ष ये शुरू कहाँ से हुआ, वो कौन से मोड़ थे जहाँ बातचीत का रास्ता बंद हो गया और बंदूकें उठ गईं, और आज के दौर में जैसे सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स ने इस आग में घी का काम कैसे किया है। बिल्कुल। और हम हाल ही में हुई जाफर एक्सप्रेस की घटना को भी देखेंगे कि वो इस पूरी बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट बैठती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से ये उलझन पैदा हुई। 1947 भारत का बंटवारा। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का एक प्रांत था, जैसे पंजाब या सिंध। लेकिन जो स्रोत है वो बताते हैं कि हकीकत कुछ और थी, बहुत अलग थी। उस वक्त बलूचिस्तान कोई एक प्रशासनिक इकाई था ही नहीं। ये 4 रियासतों का एक संघ था, कलात, मकरान, खारान और लास बेला। और इनमें कलात सबसे बड़ी और सबसे कह सकते हैं ताकतवर रियासत थी। इन सभी की अपनी अपनी सेनाएं थीं, अपना राजस्व सिस्टम था, वो काफी हद तक आजाद थी। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब है। अगर ये रियासतें इतनी स्वतंत्र थीं, अपनी सेना, अपना सिस्टम, तो वे पाकिस्तान में शामिल होने के लिए इतनी आसानी से मान कैसे गई? जरूर कोई पेच रहा होगा। पेच था, और हो भी बहुत बड़ा, खासकर कलात के खान अहमद यार खान के मामले में। वो तो एक आज़ाद बलूचिस्तान का सपना देख रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन किया था। उनका सोचना था कि इस समझौते से उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा और वो धीरे धीरे अपनी शर्तों पर विलय की बात करेंगे, जिसमें बलोच आदिवासी पहचान और स्वायत्तता की गारंटी हो। मतलब वो विलय के खिलाफ नहीं थे, बस अपनी शर्तों पर चाहते थे। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान को जल्दी थी। बाकी 3 रियासतों मकरान, लास बेला और खारान पर दबाव डाला गया और उन्होंने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। अब अहमद यार खान अकेले पड़ गए। उन पर राजनीतिक और सैन्य दबाव इतना बढ़ गया कि मार्च 1948 में उन्हें भी मजबूरन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। बलोच राष्ट्रवादियों के लिए ये एक जबरदस्त विलय था और यहीं से शक और नाराजगी का पहला बीज बोया गया। तो एक तरह से शुरुआत ही भरोसे की कमी से हुई, और मुझे लगता है ये कमी और भी बढ़ गई होगी 1955 में, जब वो 1 यूनिट स्कीम आई। बिल्कुल, ये तो जैसे शक को यकीन में बदलने जैसा था। जरा सोचिए, 1 यूनिट स्कीम का मतलब था कि पश्चिमी पाकिस्तान के सारे प्रांतों को, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सीमांत, सबको मिलाकर एक ही सूबा बना दिया जाएगा। तो ये 1 यूनिट स्कीम कुछ ऐसी थी कि आप 4 अलग अलग परिवारों को उनके घरों से निकालकर एक बड़े से हॉल में रहने को कह दें और बोलें कि अब से आपकी कोई अलग पहचान नहीं, आप सब एक ही यूनिट हो। जाहिर है इससे नाराजगी तो होनी ही थी। और बलोच लोगों के लिए ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये उनकी पहचान पर हमला था। उनकी सदियों पुरानी पारंपरिक शासन व्यवस्था, जिसे सरदारी सिस्टम कहते हैं, वो एक झटके में खत्म कर दी गई। जो थोड़ी बहुत स्वायत्तता बची भी थी, वो भी छीन ली गई। इस कदम ने बगावत के लिए जमीन तैयार कर दी। और यहीं से कहानी में आते हैं नवाब नौरोज खान। ये पहले संगठित विद्रोह के नायक थे, है ना? नायक भी और एक दुखद कहानी के प्रतीक भी। नवाब नौरोज खान जहरी कबीले के एक बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग नेता थे। जब 1 यूनिट स्कीम आई तो उन्होंने इसे बलोच पहचान को मिटाने की साजिश के तौर पर देखा। 1958 में उन्होंने हथियार उठा लिए। उनकी मांगे क्या थीं? क्या वो आजादी चाहते थे? उस वक्त नहीं, उस वक्त उनकी मांगे बहुत साफ और सीमित थी। पहली, 1 यूनिट स्कीम को खत्म करो। दूसरी, कलात के खां अहमद यार खान, जिन्हें नजरबंद कर दिया गया था, उन्हें रिहा करो। और तीसरी, पारंपरिक बलोच शासन व्यवस्था को बहाल करो। उन्होंने लगभग 1000 लड़ाकों के साथ पहाड़ों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। झालवान, कोहलू और डेरा बुख्ती के इलाकों में कई महीनों तक भयंकर लड़ाई चली। लेकिन ये विद्रोह कामयाब क्यों नहीं हो पाया? मेरा मतलब 1000 लड़ाके तो एक अच्छी खासी संख्या है। संख्या तो थी, लेकिन देखिए इसके 2 बड़े कारण थे।
पहला, नौरोज खान को बाकी बलोच आबादी का उतना खुला समर्थन नहीं मिला जितनी उन्हें उम्मीद थी। कुछ लोग शायद डर गए, कुछ को लगा कि सरकार से लड़ना बेकार है, तो वो अलग थलग पड़ गए। दूसरा और सबसे बड़ा कारण था पाकिस्तानी सेना की जबरदस्त ताकत। सरकार ने जनरल टिक्का खान को खुली छूट दे दी थी और उन्होंने वायुसेना का भी इस्तेमाल किया। पहाड़ों पर बमबारी की गई। नौरोज खान और उनके साथी चारों तरफ से घिर गए थे। और फिर इस विद्रोह का अंत हुआ, जो शायद इस संघर्ष के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। बिल्कुल। जब सेना उन्हें हरा नहीं पाई तो धोखे का सहारा लिया गया। सरकार ने नौरोज खान को बातचीत का न्योता दिया। कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई गई कि अगर वो और उनके साथी आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा और उनकी मांगे मानी जाएंगी। एक बुजुर्ग आदिवासी नेता के लिए कुरान की कसम वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने भरोसा कर लिया। लेकिन ये एक जाल था, एक बहुत ही क्रूर जाल। जैसे ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया, नौरोज खान और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और थोड़ा रुककर उनके 5 बेटों और भतीजों को हैदराबाद जेल में फांसी दे दी गई। ये सिर्फ राजनीतिक धोखा नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी को खत्म करने जैसा था। इस तरह के जख्म कभी नहीं भरते। कभी नहीं। खुद नौरोज खान की कुछ साल बाद जेल में ही मौत हो गई। इस घटना ने बलोच लोगों के मन में पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक ऐसी कड़वाहट भर दी जो आज 70 साल बाद भी उतनी ही ताज़ा है। इसने एक मिसाल कायम कर दी कि सरकार के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब विश्वास इस तरह टूटता है तो लोग हर सरकारी कदम को शक की नज़र से देखते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगने लगे कि ये सब कुछ उनकी जमीन के नीचे दबे खजाने के लिए हो रहा है। बिल्कुल। अब तस्वीर साफ होने लगती है। पहले राजनीतिक पहचान छीनी गई और जब लोगों ने विरोध किया तो उन्हें धोखा मिला। इस धोखे के बाद सवाल उठता है कि आखिर राज्य को बलूचिस्तान पर इतना कंट्रोल चाहिए ही क्यों था? और इसका जवाब जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे छिपा है, संसाधन। और इसमें सबसे पहला नाम आता है सुई गैस का। हाँ, 1953 में डेरा बुख्ती के सुई इलाके में एशिया के सबसे बड़े गैस भंडारों में से एक की खोज हुई। ये खोज पाकिस्तान के लिए एक जैकपॉट थी। इसी गैस ने कराची से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ऊर्जा दी, घरों में चूल्हे जलाए। पिछले 70 सालों से बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को ऊर्जा दे रहा है। और यही इस संघर्ष का सबसे कड़वा सच छिपा है। ये सिर्फ आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, ये एक रोज का अपमान है। कल्पना कीजिए, आप एक खजाने पर बैठी हैं जो पूरे देश का घर रोशन कर रहा है, लेकिन आपके अपने चूल्हे में लकड़ी जल रही है। स्रोतों के मुताबिक आज भी सुई शहर के ज्यादातर घरों में गैस पाइपलाइन नहीं है। ये सिर्फ गैस की कहानी नहीं है। बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े तांबे के भंडारों में से एक रेको देख हैं। सोने के विशाल भंडार हैं। कोयला, क्रोमाइट, संगमरमर, यूरेनियम, आप नाम लीजिए और वो खनिज वहां मौजूद है। इसके बावजूद बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। साक्षरता दर सबसे कम, स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे खराब और प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम। तो ये भावना कि हमारा खजाना लूटा जा रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा, ये संघर्ष को लगातार हवा देती रहती है। और फिर 2013 में तस्वीर में एक और बड़ा खिलाड़ी आ गया, चीन, अपने $60 अरब के सीपैक प्रोजेक्ट के साथ। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक, इसे बलूचिस्तान के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर पेश किया गया था। कहा गया कि ग्वादर में एक विशाल बंदरगाह बनेगा, सड़कें बनेंगी, नौकरियां आएंगी और बलूचिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा, एक उम्मीद की किरण की तरह। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हुआ? हकीकत उम्मीद से बहुत अलग थी। बलूच लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उन्हें इस विकास का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। बड़ी बड़ी नौकरियों में स्थानीय बलूच लोगों की जगह चीनी या पंजाबी श्रमिकों को लाया गया। ग्वादर पोर्ट के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गईं, जिससे स्थानीय मछुआरों का अपनी ही जमीन तक पहुंचना मुश्किल हो गया। अच्छा, और जमीन का क्या? इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत जमीन चाहिए होगी। बिल्कुल, और जमीन अधिग्रहण के नाम पर हजारों बलोच परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से हटाया गया, वो भी बहुत कम मुआवजा देकर। पर्यावरण को जो नुकसान हुआ वो अलग। नतीजा ये हुआ कि जो सीपैक विकास की उम्मीद लेकर आया था, वो बलोच लोगों के लिए भारी कब्जे और शोषण का एक और प्रतीक बन गया। तो इस पूरी पृष्ठभूमि में जबरदस्त विलय, नौरोज खां का धोखा, संसाधनों का शोषण और सीपैक से निराशा, यहीं से आधुनिक विद्रोही समूहों का उदय होता है, जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA। सही कहा।
70 के दशक से ही कई विद्रोही गुट बनते बिगड़ते रहे, लेकिन पिछले 2 दशकों में बीएलए सबसे खतरनाक और संगठित गुट बनकर उभरा है। उनकी विचारधारा बहुत साफ है। तो बीएलए जैसे समूह क्यों बने, इनका असली मकसद क्या है? मोटे तौर पर देखें तो उनकी 3 मुख्य मांगें हैं। पहली, एक आजाद बलूचिस्तान, यानी वो पाकिस्तान से पूरी तरह अलग होना चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरी मांग है पाकिस्तानी सेना की वापसी, जिसे वो एक कब्जा करने वाली सेना के तौर पर देखते हैं। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर बलोच लोगों का पहला हक हो। मतलब जो गैस और सोना निकले उसका फायदा पहले वहां के लोगों को मिले। और इसी मकसद के लिए वो हिंसक रास्ते अपनाते हैं, जैसा हमने मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस की घटना में देखा। वो क्या था? बिल्कुल, वो एक बहुत ही दुस्साहसिक और चौंकाने वाली घटना थी। बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के बोलन दर्रे के पास, जो एक बहुत दुर्गम पहाड़ी इलाका है, वहां रेलवे ट्रैक पर बमबारी की। उन्होंने रावलपिंडी जा रही जाफर एक्सप्रेस को रोक लिया, जिसमें लगभग 450 यात्री सवार थे। उनका इरादा क्या था? यात्रियों को बंधक बनाना? बीएलए के मुताबिक उनका मकसद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचना था। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बाद में उन्होंने एक 35 मिनट का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इसे ऑपरेशन दर्राए बोलन 2.0 कहा। वो इसे आतंकवाद नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सैन्य अभियान के तौर पर पेश कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ छोटे मोटे हमले नहीं कर सकते, बल्कि एक पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। लेकिन इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। बहुत दुखद। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और उस गोलीबारी और अफरा तफरी में 21 निर्दोष यात्री मारे गए। इस घटना ने एक और खतरनाक बात सामने ला दी। क्या? स्रोतों के मुताबिक बीएलए ने इस हमले में उन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया था जो 2021 में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहां रह गए थे। ये हथियार तालिबान के हाथ लगे और वहां से काले बाजार के जरिए बीएलए जैसे गुटों तक पहुंच गए। इसने इस संघर्ष को एक खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय आयाम दे दिया है। तो एक तरफ राज्य की ताकत, दूसरी तरफ विद्रोही गुटों की हिंसा, और इस सब के बीच में आम बलूच नागरिक पिस रहा है। मानवीय संकट की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत गंभीर है। सबसे बड़ा मुद्दा है जबरदस्त गुमशुदगी का। हजारों की संख्या में बलोच छात्र, कार्यकर्ता और राजनीतिक विरोधी वो गायब कर दिए गए हैं। उनके परिवार सालों तक प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि उनके अपने जिंदा भी हैं या नहीं। मानवाधिकार संगठन, सेना और खुफिया एजेंसियों पर न्यायतर हत्याओं के भी गंभीर आरोप लगाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की पहुंच भी तो वहां बहुत सीमित है, लगभग न के बराबर। इसलिए जमीन की सच्चाई और लोगों की कहानियां बाहर आ ही नहीं पाती। तो अब आप पैटर्न देख सकती हैं। जबरदस्त विलय से शुरू हुई कहानी संसाधनों के शोषण तक पहुंची। जब लोगों ने हक मांगा तो सैनिक कार्रवाई हुई, और उस दमन के जवाब में निराश युवाओं ने हथियार उठा लिए। ये एक दुष्चक्र है जो 75 सालों से घूम रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है? क्या कोई शांतिपूर्ण समाधान मुमकिन भी है? विशेषज्ञ कई रास्ते सुझाते हैं। पहला, वास्तविक स्वायत्तता। बलूचिस्तान को उसके प्रशासनिक और सबसे जरूरी वित्तीय मामलों में ज्यादा अधिकार दिए जाएं। दूसरा, आर्थिक न्याय। संसाधनों से होने वाली कमाई का एक बड़ा और पारदर्शी हिस्सा सीधे बलूचिस्तान के विकास पर खर्च हो। और शायद सबसे मुश्किल, जवाबदेही। हाँ, जवाबदेही, मानवाधिकार हनन के मामलों की निष्पक्ष जांच हो, और जो हजारों लोग लापता हैं उनके बारे में सच सामने लाया जाए। और सबसे बढ़कर बलोच राष्ट्रवादी नेताओं के साथ, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर, एक गंभीर और बिना शर्त राजनीतिक बातचीत शुरू की जाए। लेकिन ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हकीकत में इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें कई बड़े हित जुड़े हैं। पाकिस्तान की सेना के लिए बलूचिस्तान रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। उसकी लंबी तटरेखा, ग्वादर पोर्ट, ईरान अफगानिस्तान से लगती सीमा, फिर चीन का सीपेक में अरबों डॉलर का निवेश है। वो किसी भी कीमत पर वहां अस्थिरता नहीं चाहेगा। और खुद बलोच राष्ट्रवादी समूहों में भी एकता की कमी है। अलग अलग गुटों के अलग अलग एजेंडे हैं। तो हम फिर वहीं शुरुआती विरोधाभास पर लौट आए। एक ऐसी जमीन जिसके नीचे बेशुमार दौलत है, लेकिन जिसके लोग सतह पर गरीबी और हिंसा का सामना कर रहे हैं। बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष की नहीं, बल्कि इस बात की है कि जब लोगों की पहचान और उनके संसाधनों पर हक को नकारा जाता है, तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। और ये आज की हमारी बातचीत को एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है।
टूटे हुए वादों के इतने लंबे इतिहास और पाकिस्तान और चीन के विशाल रणनीतिक और आर्थिक हितों को देखते हुए क्या वास्तविक संवाद कभी संभव हो सकता है, या हिंसा और दमन का ये चक्र कभी न टूटने के लिए बना है? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।